हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। परम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली मेंस आंसर राइटिंग में आपको डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उस पर आपको आंसर करना होता है और उस आंसर का इवैल्यूएशन के बाद आपको जो है वीडियो क्लास प्रोवाइड करवाया जाता है मॉडल आंसर के साथ। जो अभी तक हम लोग डे 1 से 21 तक का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं डेली मेंस आंसर राइटिंग में। और आज जो हम लोग डे 22 में जो क्वेश्चंस मिले आपको जीएस पेपर 2 के, उसके जो क्वेश्चंस है पहले क्वेश्चन उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपको जीएस पेपर 2 का इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उससे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वन नेशन वन फर्टिलाइजर एंड डिस्कस इशू रिलेटेड टू इंडियाज फर्टिलाइजर सेक्टर एंड हाउ दिस इनिशिएटिव मे बी एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के बारे में पूछ रहा है कि ये जो क्या है, ये स्कीम क्या है, और भारत के उर्वरक क्षेत्र फर्टिलाइज़र सेक्टर से जो भी संबंधित मुद्दे हैं उस पर चर्चा करें और ये बताएं कि यह पहल एक प्रभावी समाधान कैसे जो है प्रस्तुत कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम जो है वो बेसिकली है क्या, ठीक है ना। तो आपको इसके आंसर में शुरू में डालना पड़ेगा कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम जो है, इस स्कीम को प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना भी कहते हैं, जो लॉन्च कब हुआ है 2022 में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। इसके तहत जो है आपको पता है कि सेंटर ने इस योजना को लागू करने के बाद जो बजट सब्सिडी है वो 6% घटा दी है 2024-25 में। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र का कि भारत में जितनी भी खाद बनाने वाली कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां अलग अलग नाम से जो है अपनी खाद नहीं बनाएगी, बल्कि एक सिंगल ब्रांड होगा भारत, उसके नाम से जो है अपना उत्पादन करेगी। और ये जो भारत होगा इसमें अंतर्गत जितनी भी यूरिया आते हैं, भारत डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, भारत एमओपी, ठीक है, भारत नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस, है ना, पोटेशियम फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और जितनी भी कंपनियां हो वो सब जो है सिर्फ इसी नाम से बनाएगी, भारत के नाम से, बाकी और कोई ब्रांड नहीं होगा, एक ही ब्रांड होगा। और इस योजना में ये भी है कि जो खाद बनाएगी कंपनियां उसका 1/3, वो मान लो एक बोरा है, ठीक है, इस बोरे का 1/3 जो हिस्सा होगा जिसमें वो अपना जो है ब्रांड लोगो बाकी चीज़ों इन्फॉर्मेशन उसमें देगी, ठीक है। तो 1/3 हिस्सों में जो है बाकी उसके कंपनी का जो है ब्रांड क्या होगा क्या नहीं है, ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, कंपोनेंट क्या है, कंपोजिशन क्या है, वो सब सिर्फ 1/3 जो उसका बोरी है उसके 1/3 हिस्से में इन्फॉर्मेशन होगा। एक सिंगल नाम क्या होगा ब्रांड का, भारत होगा, और इसके अंतर्गत जितनी भी खाद बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपना जो खाद उत्पादन करती है वो सारे खाद इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आप ये जानना है आपको कि इसका बेनिफिट क्या है, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र का योजना का लाभ क्या है। इसके बहुत सारी फ़ायदे हैं, एक एक करके दिखेंगे। जो सबसे पहला है कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र ये क्या है, एफोर्डेबल है किसानों के लिए। जो हमारे देश में जो किसान है उसके लिए क्या है, ये एफोर्डेबल है, किसान इसको एफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला एफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी भारत ब्रांड के नाम से उसको खाद मिलेगा, ठीक है, और जो किसान है हमारे जितने भी उन सबको जो है दिक्कत नहीं होगी इसको खाद को प्राप्त करने में। इट विल क्लियर अप द कन्फ्यूजन ऑफ फार्मर्स रिगार्डिंग द एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। आपको पता है कि इससे पहले जो किसानों के पास ये दुविधा होती थी कि डिफरेंट ब्रांड के नाम से जो खाद आता था उसमें कन्फ्यूजन होता था कि कौन सा खाद खरीदें और कौन सा छोड़ें, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा और जो है एक नाम से जब आएगा तो किसानों को ईजिली अवेलेबल होगा। इट विल रिजल्ट द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट एंड इंक्रीज देयर एबिलिटी। यह जो है खाद्यान्न की जो यूनिफॉर्म नाम से आएगा, यूनिफॉर्म ब्रांड से, तो जो प्राइस में वेरिएशन है वो भी कंट्रोल होगा और किसानों को वो इजीली अवेलेबल भी होगा। अंडर द पॉलिसी फ्री सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स। जो खाद उत्पादन करने वाली उत्पादक कंपनियां हैं उसको सरकार क्या देगी, फ्री सब्सिडी देगी। और जो कॉमन नेम होगा उसका भारत होगा। ये क्या करेगा, फर्टिलाइजर के क्रॉस कंट्री मूवमेंट, मतलब एक क्रॉस कंट्री मूवमेंट पता है कि बाहर से कोई चीज़ें आती हैं या कंट्री के अंदर ही जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब चीज़ें जाती हैं तो उसके प्राइस में क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो वो जो प्राइस में या मूल्य में अंतर है उसको भी रोकेगा और जो है एक समान जो है किसानों को प्राइस में ये दाम, ये खाद जो है उसको उपलब्ध होगा। सिग्निफिकेंस क्या है, इसके महत्व की बात करें तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है जिसको आप चार्ट के थ्रू दिखाएंगे वो है इसका मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। इसको मानकीकरण कहते हैं कि ये पूरे कंट्री में जो है एक नाम से जगह खाद जाएगा, फर्टिलाइज़र जाएगा, तो उससे क्या होगा, भारत नाम का एक स्टैंडर्ड ब्रांड बन जाएगा, मानकीकरण हो जाएगा। एफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि ये जो है योजना क्या करेगी, किसानों को जो है एक रीजनेबल प्राइस से उपलब्ध करवाएगी और किसान जो है इसको खरीद पाएंगे। अगला है आपका कि रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट होगा, जो आज खाद मिलता है डिफरेंट ब्रांड के नाम से, एक नाम से आने के बाद जो उसका कॉस्ट है वो भी उसमें घटेगा। सिंगल ब्रांडिंग, ठीक है, कंपटीशन अमंग द कंपनीज। पहले क्या होता था कि डिफरेंट ब्रांड से मार्केट में अगर खाद आता था, मान लो यूरिया का खाद है, डिफरेंट ब्रांड से आता था तो कंपटीशन ज़्यादा होती थी, ठीक है, और इसकी वजह से किसानों को जो है महंगाई का सामना करना पड़ता था
उसको खरीदने में। जब सिंगल ब्रांडिंग के नाम से आएगी तो कंपनी के बीच में जो कंपटीशन है वो कम होगा और उसके प्राइस कम रहेंगे। रिड्यूस फ्रीट चार्जेस, ये जो भाड़ा का जो दिक्कत होता था कि कहीं कहीं पे जो है किसी स्टेट में खाद्यान्न जो खाद है फर्टिलाइज़र है वो महंगा होता था, किसी में सस्ता होता था, तो ये जो होगा ये क्या करेगा, उसको फ्रीट चार्जेस को कम करेगा। स्टॉपिंग यूरिया डाइवर्जन, इट विल स्टॉप द डाइवर्जन ऑफ यूरिया फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, औद्योगिक प्रयोग के लिए जो यूरिया का यूज़ किया जाता था वो भी कहीं ना कहीं जो है रुकेगा, और यूरिया की जो डिमांड होती थी वो ज़्यादा होती थी और वो उपलब्ध नहीं हो पाता था, तो उससे किसानों को असुविधा होती थी। पॉसिबल ड्रॉबैक क्या है, पॉसिबल ड्रॉबैक मतलब ये है कि क्या क्या जो है चुनौतियां हैं, संभावित कमियां हैं। इससे उर्वरक जो कंपनी है वो मार्केटिंग में और ब्रांडिंग में जो है इंटरेस्ट नहीं लगी, ठीक है ना, क्योंकि वो अब सरकार के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके सरकार के लिए उसका उत्पादन करेगी, तो इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट से उत्पादन होगा। तो जो 10-20 साल में किसी कंपनी ने अपना मार्केटिंग और ब्रांड किया है, अब वो कहीं ना कहीं उसे जो है इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है ना। दूसरा ये है कि वर्तमान में यदि कोई बोरी अथवा उर्वरक का, अगर कोई फर्टिलाइज़र का बोरा है, अगर उसकी क्वालिटी में, ठीक है, या उसकी कोई किसी तरह की जो कमी होती है, उसकी क्वालिटी में कमी होती है, बोरे में कोई कमी होती है, तो उसका सारी जिम्मेदारी कौन लेता था, वो कंपनी लेती थी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। अब क्या होगा कि ये जिम्मेदारी सरकार पे थोप दी जाएगी, जिसकी वजह से जो है सरकार के सामने जो है किसान और सरकार के बीच में ट्रस्ट इशू जो है क्रिएट हो सकता है। ये सारे इसके क्या है, पॉसिबल ड्रॉबैक्स हैं। अब इशू विद इंडियाज़ फर्टिलाइजर सेक्टर, भारत में जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसके सामने कौन कौन से इशूज़ हैं, तो हम देखते हैं कि इंडिया में खाद के लिए जो है हमको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपने यूरिया रिक्वायरमेंट का 30% हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। भारत इसका इंपोर्ट करता है, और चाइना क्या है, सबसे सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है 2022-23 में, ठीक है ना। दूसरा है कॉज ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ये कहीं ना कहीं प्राइस राइज में योगदान देता है, ठीक है। ये जो खाद्य सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में योगदान देता है। और इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस एंड सप्लाई कॉन्स्टेंट्स इन मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ड्यू टू रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है ना। इसकी वजह से जो है पूरी दुनिया में जो है फर्टिलाइज़र की जो है कटौती होती है, जिसकी वजह से भारत को जो है चुनौती का सामना करना पड़ता है। इंक्रीजिंग फर्टिलाइज़र सब्सिडी, ये कहीं ना कहीं जो है दिन ब दिन जो है फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे खाद के बाद फूड के बाद जो है सबसे ज़्यादा सब्सिडी अगर किसी में मिलती है तो वो किस में मिलती है, फर्टिलाइज़र में मिलती है। और ये फर्टिलाइज़र में सब्सिडी बढ़ने की वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जो है अनावश्यक फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, आर्थिक दबाव पड़ता है। दूसरा है मेजर रीज़न फॉर फिस्कल डिफिसिट, जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसका भी प्रमुख कारण क्या है, ये फर्टिलाइज़र सब्सिडी है। आपको पता है कि 2022-23 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये जो है फर्टिलाइज़र पे, मतलब खाद पे जो है सब्सिडी दी गई। ये कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एक तरह का बोझ क्रिएट करता है। उपयोग किए गए उर्वरक की संरचना में बदलाव, आपको पता है कि खाद का जो है यूज़ किया जाता है एक साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन का हो गया, फॉस्फोरस का हो गया, पोटेशियम का हो गया, इसका एक रेशियो होता है, उस अनुपात में इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि एनपीए की जगह पे सिर्फ और सिर्फ यूरिया को यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है उसके स्ट्रक्चर में जो है चेंज दिखाता है। अगला हरित क्रांति का, ठीक है, घोस्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस, हमने पता है कि 1966 में भारत सरकार ने और 68 में जब भारत सरकार ने जो है हरित क्रांति शुरू की थी, तो उस समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया, जिसकी वजह से ये सॉइल्स को, मिट्टी, वाटर और हमारे फूड चेन, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला, पानी, जल और मिट्टी, इन तीनों के स्वास्थ्य के लिए जो है नुकसानदेह रहा, ठीक है। और बाद में इसके निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, जैसे ज़मीन की फर्टिलिटी, जो भूमि है उसकी उपजाऊता कम हो गई, पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे चला गया, भूमिगत जल का। और तीसरा ये था कि ये खाद जो है कहीं ना कहीं हमारे फूड चेन में चला गया, जो बाद में बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बना। तो ये सब उसके क्या है, ये सब उसके जो है ड्रॉबैक्स भी देख सकते हैं। एजेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, खाद में कुछ ऐसे खाद तत्व हैं जो बाद में ग्लोबल वार्मिंग, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, ये सब क्या करता है, बाद में ग्रीन हाउस गैसेज जो है जनरेट करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। हेल्थ हैजार्ड, ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करने, जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को ज़्यादा यूज़ करने से जो है ये हमारे हेल्थ में नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस में जो है क्या होता है, कैडमियम नामक एलिमेंट होता है, और कैडमियम का पता है आपको कि ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, इटाई डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, जिससे जो है मानव स्वास्थ्य पे नेगेटिव प्रभाव डालता है। वे फॉरवर्ड में क्या होगा, फर्दर रेशनलाइजेशन ऑफ द फर्टिलाइजर सेक्टर, जो हमारा खाद्य उर्वरक क्षेत्र है, इसको क्या किया है, इसको तार्किकरण किया जाए। उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, उसमें 2-3 चीज़ें आ सकती है जो हम इसको देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला तो ये है कि कंक्लूड इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर नीड्स ए स्ट्रक्चरल ओवरऑल बाय बिल्डिंग
इंडिजिनस कैपेसिटी, मतलब जो भी हम खाद्यान्न के मामले में जो हम दूसरे कंट्री पे निर्भर है, उसकी जगह पे हमको अपने देश में ही ऐसी सुविधाएं विकसित करनी होगी ताकि हम जो है फर्टिलाइज़र में जो है इंडिपेंडेंट हो सके। उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत ज़रूरी है। नैनो यूरिया एंड वन नेशन वन फर्टिलाइजर शैल बी मोडिफाइड टू इनहेंस, ये जो स्कीम है इसको और इन्हेंस किया जाए। नैनो यूरिया को जो है, नैनो यूरिया का मतलब है कि यूरिया को बहुत कम मात्रा में खाद्य जो पौधे हैं उसको उपलब्ध करवाना, ठीक है, पॉकेट के फॉर्म में उपलब्ध करवाना, ताकि जो है उसका कम से कम यूज़ हो और हमारी जो खाद्य आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो, ठीक है। ये सब है। विकसित भारत 2027 का जो ऑब्जेक्टिव है वो तभी फुलफिल होगा जब हम इन सब सेक्टर पे जो है काम करेंगे। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र जो है उसको और इन्हेंस करेंगे, ठीक है, और जो नैनो यूरिया है उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर हम अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हम जो है आने वाले समय में खाद के मामले में, फर्टिलाइज़र के मामले में जो हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो सब्सिडी हमको देनी पड़ रही है अगर हम आत्मनिर्भर हो गए तो हमको जो है, और जो कंपनियां हैं खाद उत्पादन वाली उसको सब्सिडी नहीं देना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स को लिखेंगे आप। उसके अलावा इसमें इस पॉइंट्स पे एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ, इसमें आप फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे इस आंसर में, चाहे लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट में हो। आप फ्लो चार्ट बना के जो है अपने सारे पॉइंट्स को जो है जरूर दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे बना दीजिए, चाहे आप इसमें पॉइंट्स को डाल के इधर से पॉइंट्स निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं पॉइंट्स को, और अपना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं गूगल से तो सर्च करके उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज डे 22 का जो क्वेश्चन था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगले दिन जो है डे 23 का क्वेश्चन होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।